मेरा नाम सुमित है। मैं सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, कुछ नया होने वाला था या फिर कुछ पुराना जो शायद मैं बड़ी गहराई से महसूस करने वाला था। मैंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, बहन के सर पर हाथ रखा और अपना लंच बॉक्स लेकर घर से निकल गया था। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, यह कहानी मेरी नहीं है, बल्कि मेरे एक दोस्त की है जो मेरे साथ नौकरी किया करता था, विक्रम। लेकिन अब पिछले 12 महीने से वह ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा कि विक्रम ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा हुआ था। मुझे देखते ही उसने खुशी से मुझे गले लगा लिया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा, यार तुम ऑस्ट्रेलिया से कब आए? और आए तो आए, मगर तुमने मुझे अपने बारे में बताया ही नहीं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आ जाता। उसने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। मैंने कहा, क्या हुआ है? वह खामोश हो गया। ना जाने क्यों उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। यह वह विक्रम नहीं था जो मेरा पक्का दोस्त हुआ करता था। आज मुझे उसके अंदाज और उसका मुरझाया हुआ चेहरा कुछ और ही बता रहा था। मैंने उससे उसकी परेशानी पूछने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास इसलिए ही आया हूँ ताकि तुम्हें अपनी परेशानी बता सकूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जो मेरी परेशानियों को बहुत अच्छे से समझते हो, और एक तुम ही हो जिसे यहाँ से जाते समय मैंने कुछ भी बताया भी नहीं था। मैं शुरू से ही नरम स्वभाव का इंसान था। लोग मेरे जैसा व्यवहार करते, मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता था। मुझे लगता था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर मेरा स्वभाव नरम है तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले का स्वभाव भी नरम होगा। विक्रम भले ही मेरा एक अच्छा दोस्त था, लेकिन वह काफ़ी समय से विदेश में जॉब करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी जॉब नहीं लग पा रही थी। मगर जब उसकी जॉब लगी तो उसके अंदर घमंड आ गया। उसे ऑस्ट्रेलिया से जॉब का ऑफ़र आया था। वह वहाँ की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर जाना चाहता था। उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया था। उसे लगता था कहीं मैं भी उसकी तरह ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में ना सोचूं, मगर उसके अंदर बहुत हिम्मत थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर इतनी दूर जा रहा था। मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान था। मेरे माता पिता कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं करते। ऊपर वाले की कृपा थी, मैं यहाँ भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। अभी मेरी शादी तो नहीं हुई थी। मेरे पिताजी भी थोड़ा बहुत कमा लिया करते थे, वह भी कभी कभी, लेकिन उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था। मेरी सैलरी से घर का गुजारा आराम से हो जाता था। हालांकि विक्रम शादीशुदा था। उसके परिवार में उसका कोई भाई भी नहीं था और पिता भी नहीं थे। वह भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता 15 साल पहले स्वर्गवासी हो गए थे और एक बहन है। वह एक अच्छी औरत है। सुना था कि किसी स्कूल में टीचिंग करती है। उसकी शादी भी हो गई है। उसकी शादी को 2.5 साल हुए थे। मैं उसकी शादी में गया था, लेकिन मैं कभी विक्रम के घर नहीं गया था, क्योंकि विक्रम ने कभी मुझे अपने घर बुलाया ही नहीं था। हम लोगों की दोस्ती को 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में विक्रम को लगता था कि उसके जितने भी अब तक दोस्त बने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मैं उसका सबसे ख़ास दोस्त हूँ। मगर जब उसको ऑस्ट्रेलिया से जॉब की ऑफ़र आई तो उसे लगा कि वह मुझे यह बात बता देगा तो मैं उसकी कामयाबी से जल जाऊँगा। इसलिए उसने बिना बताए ही सबसे पहले तो यहाँ की कंपनी से रिज़ाइन किया और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। उसके बाद काफ़ी समय तक मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो सकी थी, और आज पूरे 1 साल के बाद उसे यहाँ अपनी आंखों के सामने देखकर मैं भी थोड़ा हैरान हुआ था। फिर उसकी कंडीशन भी कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है। मगर यह सदमा किस बात का था, क्या बात थी, वह अब मुझे बताने वाला था। नौकरी से रिजाइन तो वह पहले कर चुका था। वह यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि मैं अभी भी इसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए वह मेरा इंतज़ार यहाँ गेट के बाहर ही कर रहा था। हम दोनों एक कैफ़े में जाकर बैठ गए। उसकी खातिर मैंने अपना आज का दिन त्याग दिया था। मैं ऑफिस नहीं गया था, बल्कि उसके चेहरे पर परेशानी और मायूसी देखकर उसे एक कैफ़े में ले गया था। मैंने सोचा वह भले ही बीच रास्ते में भटक गया था, उसने मुझे गलत समझ लिया था। उसे लगता था कि मैं उसकी तरक्की से जल जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे खुद के हालात अच्छे खासे थे, तो फिर मैं उसकी तरक्की से क्यों जलता। वह टेबल पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगा। पहले तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि उसने मुझे कुछ भी बिना बताए ऑस्ट्रेलिया जाने का फ़ैसला किया। मैंने उसे कह दिया कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी इस बात से निराश नहीं हूँ। इंसान को जहाँ अपनी कामयाबी मिलने की रोशनी नज़र आए उसे वहीं जाना चाहिए। उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, मगर दिक्कत मेरे परिवार की थी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि देखो दोस्त, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी क्या परेशानी है, लेकिन अगर तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। शायद तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उसने कहा कि सुमित, मैं जानता हूँ कि तुम ही एक वह इंसान हो जो मेरी परेशानी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो।
तभी तो मैं एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया हूँ तुम्हारे पास, तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें नहीं पता, मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया जिसकी शायद मुझे माफ़ी भी नहीं मिल सकती। विक्रम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। वह बात करते करते रुक जाता था, फिर आंखों से आंसू बहने लगते थे। मैं उसके साथ ही बैठा हुआ था। वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया था, मगर उसने कॉफ़ी को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा कि अच्छा बताओ क्या बात है। उसने पलक झपकाई और फिर जैसे किसी और दुनिया में जा चुका हो धीरे से कहने लगा, उस दिन के बाद मैं कभी खुद को पूरा महसूस नहीं कर पाया, जैसे कुछ छिन गया हो। वह सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वह मेरी आखिरी सहारा थी। विक्रम की आंखें हवा में देख रही थी। उसने कहा, जब मेरे पिता इस दुनिया से गए तब मैं 12 साल का था। माँ ने दिन रात मेहनत की, दूसरों के घर में बर्तन धोए, कपड़े सिले, इसलिए मैं पढ़ सकूँ, अच्छा इंसान बन सकूँ, अच्छा खा सकूँ, अच्छा पहन सकूँ। मैंने नरम शब्दों में उसे तसल्ली दी। उसने कहा, कभी मैंने अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी गुजारते हुए नहीं देखा। फिर वक्त बदला और मैं बड़ा हो गया, नौकरी मिली, शादी हुई, पत्नी। लेकिन सिर्फ शादी के कुछ दिनों तक मुझे अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि जब रात को मैं घर जाता था तो वह मेरे लिए संवर कर तैयार हो जाती थी। मेरी सेवा में कोई कमी नहीं करती थी, जैसा मैं कहता वैसा ही क्या करती थी। मगर माँ के मुंह से सुनने को मिलता कि वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। माँ को उसके अंदाज पसंद नहीं आए थे, झगड़े होने लगे। मैंने बीच का रास्ता निकालने के बजाय एक दिन माँ से ही कह दिया कि वह कुछ दिन अपने मामा जी के घर चली जाए, घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। हालात बेहतर होने तक वह मामा जी के घर रुकी। इतना कहकर विक्रम खामोश हो गया था, जैसे शब्दों की गांठ खोलना उसके लिए मुश्किल हो गया हो। फिर उसने कहा, मैंने उस समय सोचा कि माँ को मामा जी के घर भेजने का फैसला सिर्फ कुछ वक्त के तौर पर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह वक्त फैसला मेरी पूरी ज़िंदगी बन जाएगा। मैंने पूछा, तो फिर क्या हुआ? तुमने हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ को मामा जी के घर छोड़ दिया? तुमने कभी उनको बुलाने की कोशिश नहीं की? मैंने धीरे से सवाल किया था। मेरा सवाल सुनकर विक्रम के चेहरे पर थकान के एक्सप्रेशन आ गए थे, लेकिन शब्द जैसे बरसों से उसके अंदर फंसे हुए थे। उसने कहा कि मैं तो माँ को मामा जी के घर छोड़कर बेफिक्र हो गया था कि वह मामा जी के पास है। इतना कहकर विक्रम ने सांस लिया और नज़र नीचे कर ली। फिर कहने लगा कि मैं तो ऑफिस में अपने काम में व्यस्त रहता था, मगर मुझे क्या पता था कि घर में क्या होता है। उसने कहा, पत्नी तो घर में सुकून से रह रही थी, मगर फिर मैं विदेश की जॉब के लिए भागने लगा। उसी दौरान मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। ज़िंदगी जैसे तंग वायर बन गई थी। अस्पताल, रिपोर्ट्स, दवाइयाँ, उन सब के बीच माँ कहीं बहुत पीछे रह गई थी, और एक तरफ नौकरी तलाश करना और विदेश जाने का सपना देखना। वह खामोश हो गया, जैसे कोई नज़ारा उसकी आंखों के सामने लौट आया हो। उसने बताया कि पहले तो मामा जी का फ़ोन आता था। वह कहते थे कि बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, रोज़ाना सुबह चाय बनाती है, मोहल्ले के बच्चों को सिलाई भी सिखाती है, पूजा पाठ करती है। मामा जी की बात सुनकर मैं सुकून की सांस ले लिया करता था कि चलो अच्छा है, माँ खुश है, समझता था सब ठीक है। फिर एक दिन फ़ोन बंद हो गया। कई बार मामा जी को कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद गांव चले गए होंगे। मेरी पत्नी की तबीयत उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ख़राब हो रही थी। वक्त मिला ही नहीं कि खुद जाकर माँ को देखता हूँ। इतना कहकर विक्रम ने आंखें बंद करके सर झुका लिया और खामोश हो गया। मैं उसकी पूरी बात सुनता रहा। हमारे आसपास कैफ़े में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और बाहर की रोशनी पूरी हो चुकी थी। फिर उसने अपने आगे की बात कही। माँ को मामा जी के घर रहते हुए 6 महीने गुजर गए। मेरी पत्नी से भी घर का कोई काम नहीं हो रहा था। माँ को देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, माँ वापस आ गई। अब तो माँ घर का काम कर लेगी और साथ ही मेरी पत्नी को भी संभाल लेगी। मैं तब भी यही नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरी कोशिश अभी भी जारी थी कि मेरी नौकरी विदेश में लग जाए, और फिर मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी ऑस्ट्रेलिया में नौकरी लग गई। मैं बहुत खुश हुआ था, मगर माँ के घर में वापस आ जाने के बाद फिर से वही हंगामे थे। मेरी पत्नी रोज़ मुझसे शिकायत करती थी। कभी कहती तुम्हारी माँ मुझे ताने देती है, कभी कहती कि तुम्हारी माँ वह कहती है कि प्रेग्नेंट होकर बिस्तर पर पड़ गई है, घर का कोई काम नहीं करती। मैंने कभी अपनी माँ की बात को सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं की थी, बस हमेशा अपनी पत्नी की बात पर विश्वास किया करता था। एक तो मैं खुश था, दूसरी तरफ मेरी पत्नी के इलाज पर काफ़ी पैसे उठ रहे थे, और तीसरी तरफ मैं अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहा था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। मैं चाहता तो कुछ टाइम के लिए रुक सकता था। मैं सोच भी रहा था कि जब तक मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी का टाइम पूरा नहीं हो जाता, मुझे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहिए। लेकिन घर की रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं बहुत तंग आ गया था। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वहाँ जाकर अच्छी नौकरी करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा। मेरा वीज़ा भी आ गया था। अब मेरी पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। मुझे 2 दिन बाद ही कनाडा के लिए रवाना होना था। उस शाम जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी और माँ के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही थी। उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया था।
बात सिर्फ इतनी हुई थी कि मेरी माँ ने हम लोगों के लिए खाना तो बनाया था, लेकिन उसमें मेरी पत्नी को मिर्च तेज़ लगी। उसका कहना था कि डॉक्टर ने उसे परहेज़ का खाना बताया है। मेरी माँ ने जानबूझकर उसके खाने में मिर्च तेज़ कर दी है। माँ कह रही थी कि बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक से कोई काम नहीं होती, गलती से मिर्च तेज़ हो गई, मगर इस छोटी सी बात पर तुम्हारी पत्नी ने पूरा घर सर पर उठा लिया है। मुझे गुस्सा आया। दोनों बराबर से बोल रही थी। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि मैं थका हुआ ऑफिस से घर आया हूँ। इस घर को चलाने के लिए ही तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मैंने एक तरफ अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि मैं तुमसे भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं परसों ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आऊँगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम अपनी माँ के घर ही रहोगी। दूसरी तरफ मैंने अपनी माँ को भी डांट लगाई और कहा कि मैं जब तक वापस नहीं आ जाता आप इस घर में अकेले रहोगी। यह खबर उन दोनों के लिए नई थी। दोनों ही मेरी बात सुनकर हैरान। जिस दिन मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने का टाइम आया उसी दिन की सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर आया था, उसके सामान के साथ। हालांकि वह रो रही थी और कह रही थी कि इस ऐसे सिचुएशन में तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मैंने उसकी एक ना सुनी और दूसरी तरफ माँ भी बहुत रो रही थी कि बेटा हमें छोड़कर मत जाओ। मैंने माँ से कहा कि मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी है माँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। मैं तुम लोगों को वहाँ से तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक पैसे भेजता रहूँगा और दोनों ही खामोशी से रहना। मीना अपनी माँ के घर पर रहेगी और आप इस घर में अकेली रहोगी। माँ ने कहा बेटा मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। मैंने कहा मैं बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ, आपको इस घर में ही रहना है। मैंने मोहल्ले वालों से कह दिया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, मेरे पास सिलाई सीखने के लिए बच्चे बच्चियाँ आते हैं। तुम जानते हो कि मैं अपनी जवानी में सिलाई टीचर हुआ करती थी, मगर अब जब से तुम्हारी पत्नी से मेरा दिल बेजार हो गया तब से मैंने बच्चों को दोबारा से ट्यूशन के लिए बुलाना शुरू कर दिया। मेरा उनके साथ मन लगा रहता है। मैंने कहा माँ मैं नहीं चाहता कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर आप फालतू की बातें करो, मेरी पत्नी की बुराई करो और हमारे घर के भेद दूसरों को बताओ। मैं यही चाहूँगा कि आप घर के अंदर बंद रहो, घर में सारा राशन पानी मौजूद है, अपना ख्याल रखना। माँ रोती रह गई। मैंने उनकी एक ना सुनी और माँ को घर के अंदर बंद करके मेन गेट का ताला लगाकर मैं अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया था। घर से निकलने के बाद ना तो मुझे अपनी पत्नी का ख्याल था और ना ही अपनी माँ का ख्याल था। मुझे तो सिर्फ अपनी ऑस्ट्रेलिया जाने की और खूब सारा पैसा कमाने की खुशी नज़र आ रही थी। मैं वहीं इस खुशी में मगन हो गया था। फिर मैं वहाँ दिल लगाकर नौकरी करने लगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे वहाँ काम करते हुए 6 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हालांकि मेरी पत्नी मुझे फ़ोन किया करती थी। मेरी माँ का तो अकाउंट नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी का अकाउंट था। मैंने अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे भेजना शुरू कर दी, मगर बहुत अजीब बात थी कि मेरी पत्नी का 1 महीना पूरा भी नहीं होता था। मेरी भेजी हुई रकम पहले ही ख़त्म कर देती थी। हालांकि वह अपने मायके में रह रही थी और हर बात पर मुझसे कहती थी कि हमारा बेटा हुआ है और बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दवाई का खर्च है, पहला बच्चा है, कपड़ों की शॉपिंग का खर्चा होता है, डायपर वगैरह है, दूध का डब्बा ख़रीदना होता है। इन सब चीज़ों में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने उसको कई बार कहा था कि तुम घर हो आओ और थोड़े से पैसे माँ को भी दे आना। मेरी पत्नी के पास पहले ही हमारे घर की एक चाबी मौजूद होती थी। मुझे लगा कि वह 1-2 बार माँ को देखने के लिए चली गई होगी, उन्हें पैसे भी दे आई होगी। हम दोनों जब घर में रहते थे तो हमारे बीच कई बातों पर झगड़ा होता था। सबसे ज़्यादा झगड़े की वजह तो मेरी माँ ही होती थी। लेकिन अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था और पत्नी अपने मायके में, तो सिर्फ उसे पैसों से मतलब होता था और वह महीना पूरा होने से पहले ही सारे पैसे ख़त्म करके मुझसे दोबारा पैसे मांगती थी। जब मैं उससे माँ के बारे में बात करता तो वह कह देती थी कि मैं माँ के पास गई थी, उनको पैसे भी दे आई थी। मगर सच यह था कि मेरी पत्नी सिर्फ अपने मायके में ही थी, वह कभी मेरी माँ के हालचाल लेने के लिए वापस गई ही नहीं। मैंने भी अपनी माँ से खुद बात नहीं की, सिर्फ अपनी पत्नी की बातें सुनकर ही दिल को तसल्ली देता रहता। एक दिन मेरे पास मेरे मामा जी का फ़ोन आया। मामा जी ने बताया कि बेटा काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हारी माँ का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ है तुम्हारी माँ। मैंने मामा जी से कहा था कि मामा जी माँ तो घर पर ही होती है, आप चाहो तो उनसे जाकर मिल आओ, और वह घर में अकेले रहते रहते बोर हो गई होंगी, आप उनको अपने साथ अपने घर ले जाना और जब घर आ जाओ तो उनसे मेरी बात करवा देना। मामा जी कहने लगे कि ठीक है बेटा मैं बात करवा दूंगा और अपने घर भी ले जाऊंगा। मगर कई महीने गुजर गए, मेरी पत्नी तो मेरी माँ के बारे में कोई जिक्र करती ही नहीं थी। मैं उससे कोई भी बात करता तो वह बात को घुमा दिया करती थी और काफ़ी समय हो गया था, मामा जी का भी कोई फ़ोन नहीं आया था। एक दिन ऑस्ट्रेलिया में ही मुझे एक पुराना जानने वाला मिल गया था, वह वहीं पर नौकरी कर रहा था। उसने मुझे पहचान कर मुझे एक बात बताई, कहने लगा कि यार बड़ा अफसोस हुआ, 3 महीने हो गए तुम्हारे मामा जी की मौत को, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे।
यह सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, कब और कैसे यह सब हुआ? उसने बताया कि हादसा हुआ था, उनके घरवालों ने बताया था। शायद वह अपनी बहन के घर जा रहे थे, मतलब तुम्हारे घर जा रहे थे। किसी ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी जान चली गई। यह सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे अपनी पत्नी पर आया था। मामा जी से बात होने के अगले दिन मैंने अपनी पत्नी मीना से बात की थी और उससे कहा था कि मेरी मामा जी से बात हुई थी। मैंने मामा जी से कहा है कि वह घर जाकर माँ से मिले और उनको अपने साथ अपने घर भी ले जाए। तब तो मेरी पत्नी ने मेरी बात खामोशी से सुन ली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरी उससे बात हुई और मैंने उससे पूछा कि तुम घर गई थी दोबारा, तो उसने कहा कि हाँ गई थी, घर में ताला पड़ा हुआ था, तुम्हारी माँ मामा जी के घर चली गई है। मेरी उनसे बात हो गई थी, मगर जब मामा जी हमारे घर पहुंचे ही नहीं थे और बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी, तो फिर मेरी पत्नी ने झूठ क्यों बोला? माँ का क्या हुआ? वह घर में है या फिर? मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल आने लगे थे। इतना कहकर विक्रम रोने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं भी उसकी कहानी सुनकर गुम हो गया था। उसने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी ने उसके बाद मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। मुझे अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, ना कोई संदेश आया, ना कोई खबर मिली। मैं समझा कि माँ मामा जी के घर चली गई होंगी या फिर अपनी किसी सहेली के घर चली गई होगी, लेकिन मेरे पास माँ की किसी सहेली का नंबर नहीं था। लेकिन सच तो यह था कि वह मेरे बाद अकेली रह गई थी। विक्रम की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। पूरे 2 साल तक एक औरत एक गलतफहमी की बुनियाद पर बर्बाद हो चुकी थी। मैंने कहा, फिर क्या किया तुमने? मैंने उसे हल्की आवाज़ में पूछा था। उसने कहा, इस रात जब मुझे वह सपना आया, जब मैंने सपने में दरवाज़ा बज रहा था और घर के जिस दरवाजे को मैं ताला लगा कर आया था, इस दरवाजे के पीछे से मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी कि बेटा बेटा मैं घर के अंदर हूँ, बेटा मुझे बचा लो। इसका मतलब साफ साफ यही है कि जिस दिन से मैं अपनी माँ के घर को ताला लगा कर आया था, वह ताला इस तरह से वहाँ पर लटका रहा और मेरी माँ पूरे 2 साल तक उस घर के अंदर कैद रही। अब मैं नहीं जानता कि मेरी माँ की हालत कैसी है और कैसी नहीं है, मगर गुस्सा मुझे अपनी पत्नी पर आता है, जो मुझे यह तसल्ली देती रही कि माँ से मिलती थी, उनको पैसे भी देती थी। मैं काफ़ी समय से अपनी पत्नी का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके मायके गया तो वहाँ भी कोई नहीं था, वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। घर गया, वहाँ भी ताला उसी तरह से लगा हुआ था जैसे मैंने लगाया था और उसकी चाबी अभी भी मेरे पास है। हिम्मत नहीं हुई ताला खोलकर घर के अंदर जाने की। सोचा कि कोई अपना हो जिसे मैं अपनी पूरी कहानी सुना सकूं, कोई ऐसा हो जो मेरी बात सुनने के बाद मेरे साथ चले, मेरी मदद करे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। बस जब मुझे मामा जी की मौत की खबर पता चली और उस रात मुझे वह सपना आया, तभी मैंने वहाँ से वापस आने का फ़ैसला कर लिया। कोई तैयारी नहीं की, बस एक छोटा सा बैग और माँ की वह फ़ोटो जो मेरे पर्स में हमेशा रहती थी। रात का फ्लाइट का सफ़र मुझे बहुत लंबा लगने लगा। मैं कल रात ही यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने कहा, विक्रम तुम्हें किसी ने तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया? उसने कहा, रात को अंधेरा था, गली सुनसान थी। दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हुआ, मेरी हिम्मत टूट गई। पूरा 1 साल गुजर चुका था, पर वही ताला वैसा का वैसा ही लगा हुआ था। उस पर धूल जम चुकी थी। पड़ोस के दरवाजे बंद थे, कोई हरकत नहीं थी। मैं कुछ मिनट वहाँ खड़ा रहा और फिर वापस पलट आया। सीधा मंदिर गया, वहाँ जाकर बहुत रोया। माँ मुझे बहुत याद आई। मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा था। विक्रम खामोश हो गया। मैंने कहा, विक्रम अब क्या करना है? अब अपने घर का बंद दरवाज़ा खोल दो, उसे खोलने की कोशिश करो। उसने कहा, दरवाज़ा खोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, दरवाज़ा तो तुम्हें खोलना पड़ेगा, देखना होगा कि वहाँ तुम्हारी माँ मौजूद है या नहीं। इतने में ही उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और रोती हुई आंखों से कहने लगा, अगर माँ वहाँ मौजूद हुई तो क्या मैं उनकी ऐसी हालत देख सकूँगा जो उस बंद घर के अंदर हुई होगी? उसकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया। मैंने दोबारा से उससे बात की और कहा, तुमने इस बारे में किसी और को बताया? उसने कहा कि नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। अब सोच रहा हूँ कि FIR दर्ज करवा देता हूँ, मगर डर लग रहा है अगर कुछ बुरा हो गया तो मुझ पर ही इल्ज़ाम आ जाएगा। मेरा दिल तो यही कहता है कि माँ कहीं नहीं गई, ना किसी ने उन्हें संभाला, वह वहीं पर अकेली रही होगी। विक्रम की बातों में बहुत मायूसी थी। उसने गलती तो की थी, लेकिन वह खुद को सज़ा का हकदार भी समझ रहा था। एक तरफ वह अपनी पत्नी की तरफ से परेशान था, तो दूसरी तरफ माँ के साथ जो उसने गलती की थी उसकी वजह से बहुत पछता रहा था। मैंने उससे कहा कि चलो तुम्हारी पत्नी को ढूंढते हैं। वह हैरान रह गया और कहने लगा कि कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे यहाँ? मैं सुबह उसके मायके गया था, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कहा, तो फिर तुम अपनी पत्नी को तलाश करो, उसके पास तुम्हारा बच्चा है जिसे अभी तक तुमने देखा भी नहीं है, और तुम्हारी पत्नी भला बीच रास्ते में छोड़कर तुम्हें ऐसे कैसे जा सकती है? तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी तो उससे वजह तलाश करो कि आखिर वह क्यों तुम्हारी माँ से नहीं मिली। विक्रम के अंदर हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी और कहा,
कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं विक्रम को लेकर उसकी पत्नी के मायके पहुंच गया था। वहां जाकर हमने आसपास के लोगों से पता किया कि मीना के परिवार वाले कहाँ गए हैं। उन लोगों ने बताया कि मीना ने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर विक्रम हैरान रह गया कि उसकी पत्नी की उससे पिछले महीने बात तो हुई थी। पड़ोसी ने बताया कि हाँ, पिछले महीने तक तो वह लोग यहीं पर रहते थे, लेकिन उसके बाद घर बेचकर कहाँ गायब हो गए हमें कुछ नहीं पता। मगर हमें तो यह पता चला था कि मीना के पति ने उसे छोड़ दिया है। वह उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया और मीना पिछले 1 साल से अपने माता पिता के साथ रह रही थी। वह लोग तो गरीब थे, मगर ना जाने कहाँ से उन लोगों के पास बड़े पैसे आ रहे थे। उन्होंने इस घर को बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन घर बेचने से पहले उन्होंने सबसे पहले मीना की शादी एक लड़के से करवाई थी। वह लड़का यहाँ बहुत आता जाता था, मीना से मिलता था। सुना था मीना की उसके पुराने पति के साथ डिवोर्स हो गई, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। यह सुनकर विक्रम को एक ज़ोरदार झटका लगा था। उसे यह यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की है, उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। वह रोने लगा। फिर उसने कांपती हुई आवाज़ में पड़ोस की उस औरत से सवाल किया कि मीना के पास एक बच्चा भी था। वह बच्चा? उन्होंने कहा कि हाँ, मीना के एक बच्चा हुआ था, मगर सुना था कि बच्चा तो जन्म के फ़ौरन बाद ही मर गया था। यह सुनकर विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। उस औरत ने कहा, आप लोग क्या मीना के रिश्तेदार हो? लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि विक्रम मीना का पहला पति है, तो यह सुनकर वह औरत बहुत हैरान हुई थी। फिर उसने जाते जाते हमें एक काम की बात बताई। मीना और उसके परिवार वाले बहुत चालाक लोग हैं। यकीनन उन लोगों के पास जो पैसा 1 साल से आ रहा था, वह हो सकता है तुम्हारी ही कमाई हो, क्योंकि हमने उनको पूरी बात बता दी थी कि मीना ने झूठ बोला है। विक्रम ने मीना को कोई डिवोर्स नहीं दी थी, बल्कि वह तो उसे उसके मायके में छोड़ गया था। साथ ही पड़ोसन ने यह भी बताया कि मीना और उसके परिवार वाले बहुत चालाक लोग हैं। यकीनन मीना को तुमसे ज़्यादा कोई और अमीर लड़का मिल गया होगा, इसलिए तो उसने तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली। सच में मीना बहुत चालाक लड़की थी। विक्रम बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। फिर हम दोनों चलते चलते सड़क के किनारे बनी मुंडेर पर बैठ गए। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे उस लाचार इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा हो। सारी दुनिया की लाचारी और मायूसी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। मैंने कहा, अब क्या करना है विक्रम? उसने कहा कि यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जिस पर विश्वास किया, जिसे अपनी मेहनत के पैसे कमाकर भेजता रहा, वह मुझे धोखा देकर चली गई। आखिर मीना को क्या ज़रूरत पड़ी थी मेरे साथ यह सब कुछ करने की? मैंने अपनी माँ पर विश्वास न करके उसके और उसके बच्चे के बारे में सोचा, मगर उसने मेरे साथ क्या किया? मैं अपने पास पैसे नहीं रोकता था, सोचता था कि मेरा बच्चा उसके पास है। आखिरकार मैं इतनी कमाई कर रहा हूँ, इतनी अपनी पत्नी और बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं सारे पैसे अपनी पत्नी को भेज दिया करता था, और वह मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ तक कि हर बात पर मुझसे झूठ भी बोल रही थी। मैंने खाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। वह सड़क को घूर रहा था। मुझे देखकर कहने लगा कि माँ को ढूंढते हैं। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, चलो। रास्ते में चलते हुए वह कह रहा था कि मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। पूरे 1.5-2 साल वह ताला सिर्फ दरवाजे पर नहीं लगा, बल्कि मेरे दिल पर भी लगा है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब यह कहानी एक भटके हुए इंसान की नहीं रही थी कि एक बंद दरवाज़ा, एक लावारिस समय और एक खोई हुई ज़िंदगी की पूरी गवाही बन चुकी थी। मैंने धीरे से कहा कि अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें इस दरवाजे को खोलना होगा। हम विक्रम के घर के बाहर खड़े हो गए थे। मैंने कहा, विक्रम, अंदर जो कुछ भी हो, तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस समय तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ऊपर वाला भी शायद तुम्हें वह एक और मौका देना चाहता है। यह दरवाज़ा शायद पहली बार सच में खुलने के करीब था। मैंने उसकी आंखों में वह डर देखा था जो किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। वह सिर्फ किसी पाप का एहसास नहीं था, वह किसी हकीकत की सच्चाई से पहले की दहशत थी। जैसे वह जानता हो कि दरवाजे के पीछे जो कुछ है वो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, देखते हैं कि अंदर क्या है। मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था, लेकिन दिल में हल्की सी कंपकपी थी। अगर सच में उसकी माँ अंदर हुई तो हम उनको किसी कंडीशन में देखेंगे। यह सिर्फ जुर्म नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा एहसास होगा जो बहुत देर से खामोश था। वह इंसान उठने के काबिल नहीं था, कांप रहा था, टांगें ज़मीन में जकड़ गई थी। मैंने उसके बाजू थामे उसे सहारा दिया और धीरे धीरे उसे दरवाजे के करीब लेकर गया, मगर उसकी आंखें लगातार बोल रही थी कि वह तैयार नहीं है, मगर अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं रही। दरवाज़ा खोलने से पहले फिर से अपना हाथ रोक लिया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से सफ़ेद हो रहा था। मेरी पत्नी बार बार बेटे की बीमारी का कहकर और उसकी
ज़रूरतों का कहकर मुझसे पैसे लेती रही और मैं अपनी माँ को भूल गया और अब किस्मत ने मुझे भी वैसे ही तोड़ दिया है। मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैं ऑस्ट्रेलिया से नौकरी छोड़कर आ गया। यहाँ की भी नौकरी छोड़ दी थी। मेरी पत्नी मेरी सारी जमा पूंजी ले गई। मेरा बेटा नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, अब सिर्फ यह घर है। पता नहीं यह घर खाली है या माँ की आवाज़ों से भरा हुआ है। उसने फिर से अपने हाथ में चाबी को देखा। मैंने कहा, ताला खोलो, हिम्मत रखो, थोड़ा सा और रह गया है, हिम्मत करो, एक बार फिर से। उसने फिर से ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने फिर से घुटने जोड़कर ज़मीन पर बैठ गया और अपने हाथों को चेहरे पर रखकर रोने लगा। रोते हुए कहने लगा कि मेरी माँ मुझे इसी दरवाजे से स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। पिताजी के बिना उन्होंने मेरी परवरिश की थी। यही वह घर है जिसमें मेरी माँ ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों की पूरी की। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों कुछ लम्हे के लिए खामोश रहे। फिर उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इसी घर पर खाली हाथ लौटूंगा। मैंने कहा, लेकिन तुम खाली हाथ नहीं लौटे, तुम्हारे पास अब सच है और सच कभी खाली नहीं होता। उसने सर हिलाया। कहने लगा कि बस प्रार्थना करो जैसे दरवाज़ा भी खुले और जो भी सच हो मैं उसे सहने के काबिल हो जाऊँ। विक्रम से ज़िंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया था। शायद यह सब कुछ उसकी लापरवाही का नतीजा था। विदेश जाने की खुशी, पत्नी पर विश्वास करने का भ्रम और माँ को लाचार छोड़ देने की गलती। गली सुनसान थी। आसपास के लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने फ़ौरन विक्रम को पहचान लिया। कहने लगे कि बेटा तुम आ गए, कहाँ है तुम्हारी माँ? विक्रम शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने जाने से पहले लोगों को बताया था कि वह अपनी माँ और पत्नी को लेकर जा रहा है, मगर वापस क्यों नहीं लाया था। पत्नी के बारे में तो लोगों को पता चल गया था कि वह इसी शहर में है, मगर माँ कहाँ थी? मोहल्ले वालों ने उससे सवाल किया तो वह खामोश रहा, शर्मिंदा रहा। एक औरत आगे बढ़ी और कहने लगी कि बेटा, हमारे दिल में ख्याल आया था कि दरवाजे पर कुछ बदला नहीं है, लेकिन अब मोहल्ले वाले ज़्यादा कुछ पूछ नहीं करते। विक्रम के लिए सच छुपाना अब नामुमकिन सा हो गया था। वहाँ हम लोगों को देखकर मोहल्ले के थोड़े थोड़े लोग जमा होने लगे थे। विक्रम ने फिलहाल कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया था। मैं भी उसके साथ साथ अंदर गया था। गली में दोबारा सन्नाटा छा गया। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, कहने लगा कि यह वही दरवाज़ा जहाँ माँ रोज़ बैठकर मुझे ऑफिस जाते हुए आशीर्वाद दिया करती थी। मेरी माँ को यकीन था कि मैं वापस आऊँगा। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे बंद करके मत जाओ, मैं अकेली कैसे रहूँगी, लेकिन तुम जल्द वापस आना। खामोशी से विक्रम के साथ खड़ा हुआ था। दीवारों पर काई जम चुकी थी, रंग उड़ गया था और ताला धूल से भर चुका था। दरवाज़ा धीरे से खुला। हम अंदर गए। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया था। मैंने मोबाइल की रोशनी ऑन कर दी थी। अंदर खामोशी के सिवाय कुछ भी नहीं था। हमने धीरे से अंदर कदम रखा और दरवाजे के दाएं साइड पर खड़े होकर विक्रम ने कहा कि माँ, मैं आ गया हूँ। मैं कुछ कदम पीछे होकर खड़ा हो गया था। विक्रम ने आगे बढ़कर घर की सारी लाइट्स ऑन की। पूरे घर में रोशनी हो गई थी। घर में हर तरफ धूल और जाले नजर आ रहे थे, जैसे कब से इस घर की सफाई ना हुई हो। विक्रम ने अपनी माँ को घर के हर कोने में तलाश किया, हर कमरे में तलाश किया, मगर उसकी माँ कहीं भी नहीं थी। वह चिल्ला रहा था कि माँ, मैं आ गया हूँ, माँ तुम कहाँ हो? मगर हैरानी की बात यह थी कि विक्रम की माँ घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। हमारी सोच के मुताबिक भले ही विक्रम की माँ की मौत हो गई होगी, क्योंकि 2 साल तक इस बंद घर में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता था, तो फिर विक्रम की माँ की लाश कहाँ गई? 1 साल तक उनकी लाश ख़राब भी हो जानी थी, मगर कुछ तो ऐसा होता जो हमें घर के अंदर मिलता। अगर विक्रम की माँ घर के अंदर थी, उनका कोई नामो निशान भी क्यों नहीं था? भला बंद घर में अंदर से विक्रम की माँ कैसे गायब हो सकती है? उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन लाश का कोई ना कोई सबूत तो मिलना चाहिए था। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगा, मगर कहीं से भी उसकी माँ का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मोहल्ले के लोगों को भी उसकी माँ के बारे में कुछ पता नहीं था। एक एक करके सारे मोहल्ले वाले घर के अंदर जमा हो गए थे। जब विक्रम ने उन्हें बताया कि मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर नहीं गया था, बल्कि उन्हें इस घर के अंदर ताले में बंद करके चला गया था, मोहल्ले के लोगों ने कहा, हम तो यही समझते रहे कि तुम अपनी माँ को अपने साथ ले गए हो, इसलिए हमने उनके बारे में कोई भी जानकारी निकालने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर हमें पता होता कि कमला जी घर के अंदर मौजूद है, तो हम कुछ भी करके कमला जी को घर से बाहर निकाल लेते। मैंने कहा कि आप लोगों ने यहाँ किसी को आते जाते देखा? कि आप में से किसी को लगा कि कोई घर के दरवाजे पर आया था? छत से कूद कर आया था, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं था। छत से भी घर के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि छत का दरवाज़ा भी लॉक था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम की माँ मर गई है या फिर गायब हो गई, और अगर गायब हो गई तो फिर कहाँ गायब हो गई। भला यह घर अब एक रहस्यमय घर बन गया था।
एक जीती जागती औरत इस घर से कैसे गायब हो सकती थी? अगर वह मर गई थी तो फिर उसके शरीर के टुकड़े कहाँ थे? हड्डियाँ कहाँ थी? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैंने विक्रम को संभाला और उसे सुझाव दिया कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचे तो उनको पूरी बात बताई गई। पुलिस वाले भी हैरान रह गए थे कि 2 साल तक घर में बंद रहने वाली औरत कहाँ गई। अगर वह इस घर में मर गई है तो फिर यकीनन उनकी लाश सड़ी होगी, और लाश सड़ती है तो मोहल्ले वालों तक बदबू पहुँचती है, मगर इस घर में तो बदबू का दूर दूर तक भी पता नहीं था, और पड़ोसी वाले भी बदबू के बारे में नहीं बोल रहे थे। पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। विक्रम की माँ अगर जिंदा थी तो वह कहाँ थी, और अगर मर गई थी तो फिर कहाँ गई? यह सवाल हमारी ज़ुबान पर नहीं बल्कि हर किसी की ज़ुबान पर था। एक समस्या जिसे हम सुलझाने के लिए आए थे वह तो उलझ गई थी। पूरा दिन मुझे विक्रम के साथ हो गया था, फिर 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए। विक्रम दिन रात रोता रहता था, मैं उसे संभालता रहता था। मैं भी अपने घर का इकलौता बेटा था। अपनी नौकरी की ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकता था और अपने घर वालों से भी दूर नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने मोहल्ले वालों से कहा था कि वह विक्रम का ख्याल रखे। पुलिस अपना काम कर रही थी, मगर पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस को मीना पर भी शक था और पुलिस मीना को भी तलाश कर रही थी कि ऐसा तो नहीं कि मीना ने ही विक्रम की माँ के साथ कुछ किया हो। सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। जो सच 2 साल पुराना हो चुका था, उस सच को जब से हमने तलाश करना शुरू किया था, हमारी तलाश बेकार नहीं गई थी। पुलिस ने मीना का पता तो लगा ही लिया था। मीना का सामना जब विक्रम से हुआ तो विक्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था। मीना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसका कहना था कि तुम मुझे प्रेगनेंसी की कंडीशन में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। मैं इस बात से नाराज़ थी और मैंने सोच लिया था कि मैं आइंदा तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी, अगर मुझे यह नहीं पता था कि तुमने अपनी माँ को घर में बंद कर दिया है। उसने कहा कि जब तुम मुझे हर महीने पैसे भेजते रहे तो मैं इन पैसों को जोड़ती रही, और जल्दी ही हमने दूसरे शहर जाने का बंदोबस्त कर लिया। मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए जन्म के समय बच्चा नहीं बच सका, और मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया। मैं बच्चे का कह कर तुमसे जल्दी जल्दी पैसे वसूलती रही, और फिर मैं विवेक नाम के एक लड़के से मोहब्बत करने लगी। उसने कहा कि वह मुझसे शादी कर लेगा। तुमसे अच्छे खासे पैसे वसूलने के बाद मैंने विवेक से शादी कर ली और वह मोहल्ला छोड़ दिया, मगर मैं तुम्हारी माँ के पास कभी नहीं गई। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मैं तुमसे झूठ बोलती रही कि मैं तुम्हारी माँ से मिलती हूँ, उनको पैसे भी देती हूँ, लेकिन जिस दिन से तुम मुझे मेरे मायके छोड़ कर आए थे, मैं दोबारा उस बुढ़िया से मिलने कभी नहीं गई। मुझे तुम्हारी माँ पहले ही न पसंद नहीं थी और ना ही मैं तुम्हारे घर वापस जाना चाहती थी। मैंने तो अपने दिमाग में पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूँगी। मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर अकेला छोड़कर चले गए। तुमने ऑस्ट्रेलिया जाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन जाने से 2 दिन पहले मुझे बताया। विक्रम कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि मैंने अपनी माँ के साथ भी गलत किया। तुम्हें तुम्हारे घर वालों के हवाले कर गया था, लेकिन अपनी माँ को तो अकेला छोड़ कर गया था। इतना कहकर वह अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा था। मीना को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही वह जमानत पर छूट गई थी। लेकिन विक्रम की माँ के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। विक्रम बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। फिर हम दोनों चलते चलते सड़क के किनारे बनी मुंडेर पर बैठ गए थे। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे उस जैसा लाचार इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा हो। सारी दुनिया की लाचारी और मायूसी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। मैंने कहा, अब क्या करना है विक्रम? उसने कहा कि यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जिस पर विश्वास किया, जिसे अपनी मेहनत के पैसे कमाकर भेजता रहा, वह मुझे धोखा देकर चली गई। आखिर मीना को क्या ज़रूरत पड़ी थी मेरे साथ यह सब कुछ करने की? मैंने अपनी माँ पर विश्वास न करके उसके और उसके बच्चे के बारे में सोचा, मगर उसने मेरे साथ क्या किया? मैं अपने पास पैसे नहीं रोकता था, सोचता था कि मेरा बच्चा उसके पास है। आखिरकार मैं इतनी कमाई कर रहा हूँ, अपनी पत्नी और बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं सारे पैसे अपनी पत्नी को भेज दिया करता था, और वह मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ तक कि हर बात पर मुझसे झूठ भी बोल रही थी। मैंने खाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। वह सड़क को घूर रहा था। मुझे देखकर कहने लगा कि माँ को ढूंढते हैं। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, चलो। रास्ते में चलते हुए वह कह रहा था कि मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। पूरे 1.5-2 साल वह ताला सिर्फ दरवाजे पर नहीं लगा बल्कि मेरे दिल पर भी लगा है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब यह कहानी एक भटके हुए इंसान की नहीं रही थी। एक बंद दरवाजे, एक लावारिस समा और एक खोई हुई ज़िंदगी की पूरी गवाही बन चुकी थी। मैंने धीरे से कहा कि अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें इस दरवाजे को खोलना होगा। हम विक्रम के घर बाहर खड़े हो गए थे। मैंने कहा, विक्रम, अंदर जो कुछ भी हो, तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मैं तैयार हूँ।
लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस समय तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ऊपर वाला भी शायद तुम्हें एक और मौका देना चाहता है। यह दरवाज़ा शायद पहली बार सच में खुलने के लिए करीब था। मैंने उसकी आंखों में वह डर देखा था जो किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। वह सिर्फ किसी पाप का एहसास नहीं था, वह किसी हकीकत की सच्चाई से पहले की दहशत थी। जैसे वह जानता था कि दरवाजे के पीछे जो कुछ है वह उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, देखते हैं कि अंदर क्या है। मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था लेकिन दिल में हल्की सी कपकपी थी। अगर सच में उसकी माँ अंदर हुई तो हम उनको बिना किस कंडीशन में देखेंगे। यह सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा एहसास होगा जो हम बहुत देर से खामोश था। वह इंसान उठने के काबिल नहीं था, कांप रहा था, टांगें ज़मीन में जकड़ गई थी। मैंने उसके बाजू को थामे उसे सहारा दिया और धीरे धीरे उसे दरवाजे के करीब लेकर चला गया, मगर उसकी आंखें लगातार बोल रही थी कि वह तैयार नहीं है। मगर अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं रही। दरवाज़ा खोलने से पहले फिर से अपना हाथ रोक लिया और उसका चेहरा शर्मिंदगी से सफ़ेद हो रहा था। मेरी पत्नी बार बार बेटे की बीमारी का कहकर और उसकी ज़रूरतों का कहकर मुझसे पैसे लेती रही और मैं अपनी माँ को भूल गया और अब किस्मत ने मुझे भी वैसे ही तोड़ दिया है। मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैं ऑस्ट्रेलिया से नौकरी छोड़कर आ गया, यहाँ की भी नौकरी छोड़ दी। मेरी पत्नी मेरी सारी जमा पूंजी ले गई। मेरा बेटा नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, अब सिर्फ यह घर है। पता नहीं अगर खाली है। माँ की आवाज़ों से भरा हुआ। उसने फिर से अपने हाथ में चाबी को देखा। मैंने कहा, ताला खोलो, हिम्मत रखो, थोड़ा सा और रह गया, हिम्मत करो एक बार फिर से। उसने फिर से ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने फिर से घुटने जोड़कर ज़मीन पर बैठ गया और अपने हाथों को चेहरे पर रखकर रोने लगा। रोते हुए कहने लगा कि मेरी माँ मुझे इसी दरवाजे से स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी। पिताजी के बिना उन्होंने मेरी परवरिश की थी। यही वह घर है जिसमें मेरी माँ ने हर तरह से मैं ख्याल रखा, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों की पूरी की। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों कुछ लम्हे के लिए खामोश रहे। पुरुष ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इसी घर पर खाली हाथ लौटूंगा। मैंने कहा, लेकिन तुम खाली हाथ नहीं लौटे हो, तुम्हारे पास अब सच है और सच्चाई कभी खाली हाथ नहीं होता। उसने सर हिलाया। कहने लगा कि बस प्रार्थना करो जैसे दरवाज़ा अभी खुले और जो भी सच हो मैं उसको सहने के काबिल हो जाऊं। विक्रम से ज़िंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया था। शायद यह सब कुछ उसकी लापरवाही का नतीजा था। विदेश जाने की खुशी, पत्नी पर विश्वास करने का भ्रम और माँ को लाचार छोड़ देने की गलती। गली सुनसान थी। आसपास के लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने फ़ौरन विक्रम को पहचान लिया। कहने लगे कि बेटा तुम आ गए, कहाँ हैं तुम्हारी माँ। विक्रम शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने जाने से पहले लोगों को बताया था कि वह अपनी माँ और पत्नी को साथ लेकर जा रहा है, मगर वापस क्यों नहीं लाया था। पत्नी के बारे में तो लोगों को पता चल गया था कि वह इसी शहर में है, मगर माँ कहाँ थी। मोहल्ले वालों ने उससे सवाल किया तो वह खामोश रहा, शर्मिंदा रहा। एक औरत आगे बढ़ी और कहने लगी कि बेटा, हमारे दिल में ख्याल आया था कि दरवाजे पर कुछ बदला नहीं है, लेकिन अब मोहल्ले वाले ज़्यादा कुछ पूछ नहीं करते। विक्रम के लिए सच छुपाना अब नामुमकिन सा हो गया था। वहाँ हम लोगों को देखकर मोहल्ले के थोड़े थोड़े लोग जमा होने लगे थे। विक्रम ने फिलहाल अपने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया था। मैं भी उसके साथ साथ अंदर गया था। गली में दोबारा सन्नाटा छा गया। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, कहने लगा कि यह वही दरवाज़ा है जहाँ माँ रोज़ बैठकर मुझे ऑफिस जाते हुए आशीर्वाद दिया करती थी। मेरी माँ को यकीन था कि मैं वापस आऊँगा। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे बंद करके मत जाओ, मैं अकेली कैसे रहूँगी, लेकिन तुम जल्द वापस आना। खामोशी से विक्रम के साथ खड़ा हुआ। दीवारों पर काई जम चुकी थी, रंग उड़ गया था और ताला धूल से भर चुका था। दरवाज़ा धीरे से खुला। हम अंदर गए। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन दरवाज़ा खुलते एक ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। मैंने मोबाइल की रोशनी ऑन कर दी थी। अंदर खामोशी के सिवाय कुछ भी नहीं था। हमने धीरे धीरे से अंदर कदम रखा और दरवाजे के दाएं साइड पर खड़े होकर विक्रम ने कहा कि माँ मैं आ गया हूँ। मैं कुछ कदम पीछे होकर खड़ा हो गया था। विक्रम ने आगे बढ़कर घर की सारी लाइट्स ऑन की। पूरे घर में रोशनी हो गई थी। घर में हर तरफ धूल और जाले नज़र आ रहे थे, जैसे कब से इस घर की सफाई ना हुई हो। विक्रम ने अपनी माँ को घर के हर कोने में तलाश किया, हर कमरे में तलाश किया, मगर उसकी माँ कहीं भी नहीं थी। वह चिल्ला रहा था कि माँ मैं आ गया हूँ, तो माँ तुम कहाँ हो। मगर हैरानी की बात यह थी कि विक्रम की माँ घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। हमारी सोच के मुताबिक भले ही विक्रम की माँ की मौत हो गई होगी, क्योंकि 2 साल तक इस घर में बंद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता था, तो फिर विक्रम की माँ की लाश कहाँ गई। 1 साल तक उनकी लाश ख़राब भी हो जानी थी, मगर कुछ तो ऐसा होता जो हमें घर के अंदर मिलता। अगर विक्रम की माँ घर के अंदर थी, उनका कोई नामो निशान भी क्यों नहीं था। भला बंद घर में अंदर से विक्रम की माँ कैसे गायब हो सकती है। उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन लाश का कोई ना कोई सबूत तो मिलना चाहिए था। विक्रम फुट फुट कर रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगा।
मगर कहीं से भी उसकी माँ का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मोहल्ले के लोगों को भी उसकी माँ के बारे में कुछ पता नहीं था। एक एक करके सारे मोहल्ले वाले घर के अंदर जमा हो गए थे। जब विक्रम ने उन्हें बताया कि मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर नहीं गया था, बल्कि उन्हें इस घर के अंदर ताले में बंद करके चला गया था। मोहल्ले के लोगों ने कहा, हम तो यही समझते रहे कि तुम अपनी माँ को अपने साथ ले गए हो, इसलिए हमने उनके बारे में कोई भी जानकारी निकालने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर हमें पता होता कि कमला जी घर के अंदर मौजूद है तो हम कुछ भी करके कमला जी को घर से बाहर निकाल लेते। मैंने कहा कि आप लोगों ने यहाँ किसी को आते जाते देखा कि आप में से किसी को लगा कि कोई घर के दरवाजे पर आया था, छत से कूद कर आया था, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं था। छत से भी घर के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि छत का दरवाज़ा भी लॉक था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम की माँ मर गई है या फिर गायब हो गई, और फिर गायब हो गई। भला यह घर अब एक रहस्यमयी घर बन गया था। एक जीती जागती औरत इस घर से कैसे गायब हो सकती थी? अगर वह मर गई थी तो फिर उसके शरीर के टुकड़े कहाँ थे, हड्डियाँ कहाँ थी? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैंने विक्रम को संभाला और उससे सुझाव दिया कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचे तो उनको पूरी बात बताई। पुलिस वाले भी हैरान रह गए थे कि 2 साल तक घर में बंद रहने वाली औरत कहाँ गई। अगर वह इस घर में मर गई है तो फिर यकीनन उनकी लाश सड़ रही होगी, और लाश सड़ती है तो मोहल्ले वालों तक बदबू भी पहुँचती। मगर इस घर में तो बदबू का दूर दूर तक भी पता नहीं था, और पड़ोसी वाले भी बदबू के बारे में नहीं बोल रहे थे। पुलिस वालों ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। विक्रम की माँ अगर जिंदा थी तो वह कहाँ थी, और अगर मर गई थी तो फिर कहाँ गई? यह सवाल हमारी ज़ुबान पर नहीं बल्कि हर किसी की ज़ुबान पर था। एक समस्या जिसे हम सुलझाने के लिए आए थे वह तो उलझ गई थी। पूरा दिन मुझे विक्रम के साथ हो गया था, फिर 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए। विक्रम दिन रात रोता रहता था, मैं उसे संभालता रहता था। मैं भी अपने घर का इकलौता बेटा था, अपनी नौकरी की ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर सकता था, और अपने घर वालों से भी दूर नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने मोहल्ले वालों से कहा कि अब वह विक्रम का ख्याल रखे। पुलिस अपना काम कर रही थी, मगर पुलिस को अभी तक कोई भी खबर नहीं मिल पा रहा था। पुलिस को मीना पर भी शक था, और पुलिस मीना को भी तलाश कर रही थी। ऐसा तो नहीं था कि मीना ने ही विक्रम की माँ के साथ कुछ किया हो। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। जो सच 2 साल पुराना हो चुका था, उस सच को जब से हमने तलाश करना शुरू किया था, हमारी तलाश बेकार नहीं गई थी। पुलिस ने मीना का पता तो लगा ही लिया था। मीना का सामना जब विक्रम से हुआ तो विक्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था। मीना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसका कहना था कि तुम मुझे प्रेगनेंसी की कंडीशन में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। मैं इस बात से नाराज़ थी और मैंने सोच लिया था कि मैं आइंदा तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी, मगर मुझे यह नहीं पता था कि तुमने अपनी माँ को घर में बंद कर दिया है। उसने कहा कि जब तुम मुझे हर महीने पैसे भेजते थे तो मैं इन पैसों को जोड़ती रही, और जल्दी ही हमने दूसरे शहर जाने का बंदोबस्त कर लिया। मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए जन्म के समय बच्चा नहीं बच सका, और मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया। मैं बच्चे का कह कर तुमसे जल्दी जल्दी पैसे वसूलती रही, और फिर मैं विवेक नाम के एक लड़के से मोहब्बत करने लगी। उसने कहा कि वह मुझसे शादी कर लेगा। तुमसे अच्छे खासे पैसे वसूलने के बाद मैंने विवेक से शादी कर ली और वह मोहल्ला छोड़ दिया। अगर मैं तुम्हारी माँ के पास कभी नहीं गई, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मैं तुमसे झूठ बोलती रही कि मैं तुम्हारी माँ से मिलती हूँ, उनको पैसे भी देती हूँ, लेकिन जिस दिन से तुम मुझे मेरे मायके छोड़ कर आए थे, मैं दोबारा उस बुढ़िया से मिलने कभी नहीं गई। मुझे तुम्हारी माँ पहले ही पसंद नहीं थी और ना ही मैं तुम्हारे घर वापस जाना चाहती थी। मैंने तो अपने दिमाग में पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी। मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर अकेला छोड़कर चले गए। तुमने ऑस्ट्रेलिया जाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन जाने से 2 दिन पहले मुझे बताया विक्रम कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ भी ज़्यादती की है। तुम्हें तुम्हारे घर वालों के हवाले कर गया था, लेकिन अपनी माँ को तो अकेला छोड़ कर गया था। इतना कहकर वह अपना सर पकड़कर रोने लगा। मीना को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही वह जमानत पर छूट गई थी। लेकिन विक्रम की मां के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं ऑफिस में था जब अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा तो विक्रम का फ़ोन आया था। मैंने फ़ौरन फ़ोन रिसीव किया। विक्रम ने बताया कि जल्दी अस्पताल पहुँचो। मैं उसके बताए हुए अस्पताल पहुंचा तो एक नई हकीकत मेरे सामने आई थी। विक्रम के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और एक औरत विक्रम के बिल्कुल करीब बैठी हुई थी, अधेड़ उम्र की औरत। विक्रम ने मुझे देखकर कहा, भाई देखो, यह औरत मेरी माँ है।
विक्रम के मुंह से यह शब्द सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने ध्यान से विक्रम और उस औरत की तरफ देखा जो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन विक्रम के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। विक्रम ने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की सुमित। मेरी माँ मुझे मिल गई। मैं यह हकीकत जानना चाहता था कि उसकी माँ कैसे मिली। यह सब कुछ विक्रम की माँ ने अपनी जुबानी मुझे सुनाया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि आज जब सुबह विक्रम हर दिन की तरह अपनी माँ को तलाश करने के लिए कहीं ना कहीं फिर रहा था, आज भी जब वह हाईवे के रास्ते पर जा रहा था तब अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में उसकी माँ की यादें थी और फिर वह उन्हीं यादों को लेकर अपनी माँ को तलाश कर रहा था। जब उसकी जोरदार गाड़ी से टक्कर हुई तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, उसके सर से खून बह रहा है और वह ज़मीन पर बेसुध होकर गिर गया। लेकिन एक औरत जिसने उसे संभाला और उसे अस्पताल लेकर पहुंची, बेहोश होने से पहले उसने देखा कि वह औरत कोई और नहीं, उसकी माँ है। वह अपने आप को होश में रखने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे माँ माँ पुकार रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही थी। फिर जब अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा तो इलाज के बाद उसको होश आया तो उसने देखा कि उसकी माँ के सामने, उसकी आंखों के सामने सच में उसकी माँ बैठी हुई। उसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की और यकीन करने की कोशिश की कि सच में यह औरत उसकी माँ है या फिर कोई और है, तो उसकी माँ ने बताया कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा। यह सब सुनकर वह खुशी से खिल उठा था। वह बिल्कुल ठीक हो गया था। अपनी माँ से फ़ौरन माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। फिर उसकी माँ ने उसे एक सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरे भी होश उड़ गए थे और सोच में पड़ गया था कि क्या कुदरत बिछड़े हुए लोगों को ऐसे भी मिला सकती है। दरअसल विक्रम की माँ एक स्कूल में सिलाई टीचर थी। जब विक्रम की शादी हो गई थी तब भी अपने बेटे की बहू के साथ उनकी बनती नहीं थी, लेकिन वह स्कूल में सिलाई टीचिंग करने जाने लगी थी। मगर विक्रम की पत्नी चाहती थी कि उसकी माँ सिलाई टीचिंग न करके घर में नौकरानियों की तरह काम किया करे। फिर उन्होंने घर में रहकर घर के काम करने शुरू कर दिए थे, लेकिन उन्हें फिर भी बच्चों के साथ बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने मोहल्ले के लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दिया था। हर दिन सुबह सवेरे वह अपने ही मोहल्ले के बच्चों को जो उनके पास सिलाई सीखने के लिए आते थे उनको स्कूल जाते हुए देखती थी और उन बच्चों को रोज़ ही एक नई सीख दिया करती थी, एक ऐसी सीख जिससे बच्चों को रोज़ कोई ना कोई एक नया मैसेज मिलता था। जब विक्रम की माँ उसके मामा जी के घर रहने के लिए गई हुई थी तब बच्चों को इस बात का अंदाज़ा था कि उनकी टीचर वहाँ नहीं है, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने दोबारा बच्चों को सिखाना शुरू किया तो कहा कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगी और तुम लोगों की छुट्टियां भी नहीं होगी। मगर इसी दौरान विक्रम को उनके घर में बंद ताले में करके ऑस्ट्रेलिया चला गया। बच्चे रोज आस भरी नज़रों से दरवाजे को तकते थे, सिलाई सीखने के लिए भी जाने की आस में और टीचर से रोज एक नई सीख लेने की आस भी उनके दिल में मौजूद थी। कुछ दिनों तक तो विक्रम की माँ घर के अंदर ही अपना गुजारा करती रही, रोती रही। मगर एक दिन वह खिड़की के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी और चाहती थी कि कोई उन्हें इस घर से निकाल दे, क्योंकि अब इस बंद घर में उनका दम घुट रहा था। पहले तो काफ़ी दिनों तक वह सोचती रही कि बेटा उनको इस घर में बंद कर गया है तो जल्दी ही उनको यहाँ से निकाल भी देगा, मगर कोई भी उनको वहाँ से निकालने के लिए नहीं आया था, इसलिए वह खिड़की के पास बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अब उनको यहाँ बंद घर काटने लगा था। मगर जब सुबह सवेरे आसपास के लोगों ने उनकी रोती हुई आवाज़ सुनी तो दंग रह गए कि आखिर रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। घर में ताला है, कमला जी को उनका बेटा अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गया, तो फिर घर के अंदर से खनखनाहट की आवाज़ कहाँ से आती है? ऐसा क्यों लगता है कि दरवाज़ा कोई बजा रहा है, कोई रो रहा है? मोहल्ले वालों ने इस बात की तहकीक करने की कोशिश की तो पता चला कि कमला जी घर के अंदर है। उन्होंने घर के दरवाजे का ताला तोड़ा। मोहल्ले के लोगों को यह भी लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके घर में कोई चोर आ गया हो। और जो बच्चे सुबह अपनी टीचर से एक नई सीख लेकर स्कूल जाते थे उनको भी लगता था कि घर में कोई मौजूद है, क्योंकि वह बच्चे हर सुबह बेचैन नज़रों से दरवाजे को देखते थे और अपनी टीचर को तलाश करने की कोशिश करते थे, इस आस में रहते कि टीचर कहाँ गई। जैसे मोहल्ले वालों ने ताला तोड़ा तो देखा कि कमला जी घर में बेहोश पड़ी हुई थी। उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और दम घुटने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। मोहल्ले वालों ने उनका इलाज करवाया। मोहल्ले की एक औरत जो बहुत ख़ास सहेली थी और उनके साथ ही पिछले समय में स्कूल में टीचिंग किया करती थी, उन्होंने कमला जी की बहुत मदद की। कमला जी का इलाज करवाया, कमला जी की सेवा की। फिर मोहल्ले की समिति के लोगों ने एक मीटिंग रखी और कमला जी से पूरी बात पूछी कि आखिर आप इस घर के अंदर क्या कर रही थी, आपका बेटा और बहू कहाँ पर है। उन्होंने मोहल्ले के लोगों को
पूरी बात बताई और कहा कि अब मेरी जान भले ही बच गई है, मगर मेरा बेटा मुझे अकेला छोड़कर चला गया था घर के अंदर बंद करके। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरे बारे में पता ना चले। अगर आप लोग मुझे मौके पर नहीं बचाते तो मेरी जान जा सकती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरी हालत के बारे में कोई कुछ ना बताए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब भी यहाँ वापस आए तब उसे रियलाइज़ हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं इंतज़ार कर रही थी हाँ उस दिन का जब मेरे बेटे को मेरी परवाह होगी और वह मेरी परवाह में तड़पते हुए यहाँ तक आएगा। कमला जी को यह बात पता चल गई थी कि विक्रम कब भारत वापस आया, अपने घर आया। उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला। मोहल्ले वालों ने भी अच्छी एक्टिंग की। विक्रम को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी। विक्रम फुट फुट कर रो रहा था, अपनी माँ के हाथ पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांग रहा था। मगर वह माँ थी, उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उनके ही बेटे ने अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए उसे तो उसके मायके छोड़ दिया, लेकिन अपनी माँ को घर के अंदर अकेला छोड़कर चला गया। उस औरत ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, यहाँ तक कि वह विक्रम के आगे पीछे घूमती रही और विक्रम उनको तलाश करता रहा। वह विक्रम के आसपास ही रहती थी। वह चाहती थी कि उनका बेटा किसी भी तरह उन्हें तलाश कर ले, मगर विक्रम अपनी माँ को तलाश करने में हर बार नाकाम रहता था। इस बार जब विक्रम का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को बचाया। उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर गई और अस्पताल जाकर उसे पूरी हकीकत से रूबरू कराया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जब हम कुछ गलतियां जानबूझकर करते हैं उनका सिला हमें अनजानी गलतियों से भी ज़्यादा बड़ा मिलता है। विक्रम की माँ ने उसकी पत्नी की हकीकत भी बताई थी। तुम्हारी पत्नी कभी मेरे पास नहीं आई, बल्कि वह छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ा करती थी, छोटी छोटी बातों पर जानबूझकर मुझसे बहस करती थी, मगर तुमने हमेशा अपनी पत्नी की परवाह की। विक्रम बहुत शर्मिंदा है, अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो उन्हें फ़ौरन ही माफ़ कर देते हैं। शायद बच्चों का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वह अपने माता पिता को माफ़ कर दे, बल्कि वह तो अपने माता पिता को हर छोटी सी गलती पर भी उन्हें सज़ा देने की तुलना में लगे रहते हैं। अस्पताल के कमरे में विक्रम की माँ कमला जी ने उनके सर पर लगी पट्टी को सहलाते हुए कहा, बेटा अब सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर कह रहा था, माँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है बेटा, लेकिन उससे सीखना ज़रूरी है। तुमने अपनी गलती को महसूस किया, यही सबसे बड़ी बात है। विक्रम ने उनकी बात सुनकर राहत महसूस की। मैंने सुमित भी विक्रम को दिलासा दिया। विक्रम तुम्हारी माँ सही कह रही है, अब पीछे मुड़कर मत देखो, जो हुआ सो भूलकर आगे बढ़ने का समय है। मीना का सच? विक्रम ने मुझसे पूछा। सुमित, क्या पुलिस को मीना के बारे में कुछ और पता चला? मैंने बताया, हाँ पुलिस को यह पता चला है कि मीना ने सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि विवेक को भी धोखा दिया। शादी के बाद विवेक को पता चला कि मीना के पास कोई बच्चा नहीं था और वह उसके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। विवेक ने मीना को छोड़ दिया, वह अकेले रह रही है और उसके पास कोई पैसा भी नहीं है। यह सुनकर विक्रम थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन शायद यह उसके कर्मों का फल है। विक्रम का नया रास्ता। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद विक्रम ने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब उसे कुछ नया करना था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं दोबारा नौकरी करने के लिए विदेश नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहकर आपके साथ रहूँगा और कोई काम ढूंढूंगा। कमला जी ने कहा, बेटा तुम वही करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। विक्रम ने एक छोटी सी दुकान खोली जहाँ वह लोगों के लिए कपड़े सिलने लगा। यह वही काम था जो उसकी माँ किया करती थी। उसकी माँ ने उसे सिलाई सिखाई और उसके काम में मदद करने लगी। धीरे धीरे विक्रम का काम चल पड़ा। वह अपनी मेहनत से पैसे कमाने लगा और अपनी माँ के साथ एक साधारण और खुशहाल जीवन जीने लगा। वह अपने मोहल्ले के लोगों से माफ़ी मांगने लगा और उनके साथ भी अच्छे रिश्ते बनाने लगा। माँ की सीख। एक दिन विक्रम और उसकी माँ शाम को दुकान बंद कर रहे थे। एक बच्चा उनके पास आया और पूछा, कमला आंटी आज आप हमें कोई नई सीख नहीं देंगी? कमला जी ने मुस्कुराकर कहा, आज की सीख यह है कि धन से बड़ा रिश्ता होता है और रिश्तों से बड़ा विश्वास। अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो उसे कभी मत तोड़ो। विक्रम ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि उसकी माँ की सीख में कितनी गहराई थी। उसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब उसने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पा ली थी, अपनी माँ का प्यार और उनका विश्वास। अंत। विक्रम ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को सुधार लिया था। वह सिर्फ अब एक बेटा नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन गया था। उसने यह भी समझ लिया था कि पैसा और दिखावा जीवन में सब कुछ नहीं होता। असली खुशी तो अपने अपनों के साथ रहने और उनका सम्मान करने में ही होती है। वह अक्सर अपने दोस्तों को बताता, अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपके पास है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी गलतियां कर ले,
माता पिता का प्यार हमेशा हमें सही रास्ते पर वापस ले आता है। यह कहानी यह भी बताती है कि गलती को स्वीकार करना और उसे सीखना कितना ज़रूरी है। यह कहानी एक पछतावे के तौर पर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कुछ गलतियां हम जानबूझकर कर लेते हैं तब हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब हमें उन गलतियों का सिला मिलता है तब हमसे वह सब कुछ सहन नहीं होता। और माता पिता के साथ कुछ भी बुरा करने से पहले अपना अंजाम हमेशा सोच लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।